हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का पहला पार्ट पढ़ लिए कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का क्या होता है, उसके चलते क्या क्या फेल्योर सॉइल में होता है। उसके बाद हम लोग देखे कि मोर सर्कल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे कि मोर सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो हम लोगों का शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होता है वो कौन कौन से टेस्ट के ऊपर आधारित है। तो आज हम लोग 2-3 टेस्ट हमारा रह गया था पिछला वीडियो में, तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का लिंक दे देंगे, तो पहले वो वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो को देखो, तो आशा करते हैं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 को कॉन्सेप्ट स्ट्रेस के ऊपर ही, कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमार्क्स चार्ट क्या होता है, उसके बाद बॉसिनेस थ्योरी और वेस्टरगार्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है हम लोग का, ये तीन को मेथड से ही या 3 को प्रोसीड्योर से ही हम लोग क्या करते हैं, कोई सॉइल के अंदर स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, कि कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉइल के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस निकालने के लिए हमको ये 3-4 कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी मतलब बारीकी से जानना पड़ेगा। तो यहाँ से बहुत पहले क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, मगर अभी का जो कंडीशन है, अभी के कंडीशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को, ये टॉपिक को। तो एक एक करके पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूमार्क्स चार्ट क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूमार्क्स चार्ट में क्या होता है। तो न्यूमार्क्स चार्ट में हम लोग क्या होता है, वर्टिकली जो भी स्ट्रेस होता है कोई सॉइल के अंदर, कोई लोड के कारण, यहाँ पर पी लोड पड़ने के कारण, पी लोड या कोई इंटेंसिटी लोड का मान लो क्यू लोड इंटेंसिटी के कारण पॉइंट ए के अंदर कितना स्ट्रेस पड़ेगा। तो वर्टिकली ये स्ट्रेस को कैलकुलेट हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमार्क्स चार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि न्यूमार्क्स चार्ट क्या होता है। न्यूमार्क्स चार्ट होता है कि ऐसा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग प्लॉटिंग करते हैं पेपर में प्लॉटिंग करते हैं कोई जगह के अंदर। मान लो ये कोई सॉयल का सरफेस है, ये सॉयल सरफेस मान लो कोई प्लॉट एरिया है। तो प्लॉट एरिया हमारा मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कोई एक जगह के अंदर, मान लो ये जगह के अंदर इंटेंसिटी क्यू लोड यहाँ पर पड़ रहा है। तो ये लोड पड़ने के कारण, मान लो ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ से क्यू इंटेंसिटी का लोड पड़ रहा है। तो ये इंटेंसिटी लोड के पड़ने के कारण कुछ डेप्थ के नीचे, मान लो कोई एक पॉइंट ए है, तो यहाँ से जो ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया। तो ग्राउंड लेवल के नीचे में एट वर्टिकल डिस्टेंस में कुछ जेड डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कि जेड डिस्टेंस डेप्थ के नीचे कोई एक पॉइंट ए है, तो वहाँ पर कितना स्ट्रेस पड़ेगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। कैसे, न्यूमार्क्स चार्ट को यूज़ करके। तो न्यूमार्क्स चार्ट को यूज़ करने से पहले इसको तो हम लोग डायरेक्टली अंडरग्राउंड तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या किया जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी चार्ट को हम लोग ग्राफिकली, एक पेपर आता है प्लॉटिंग पेपर, तो प्लॉटिंग पेपर के ऊपर ऐसे ग्राफ रहता है, उसके ऊपर हम लोग प्लॉटिंग करके हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही करके कोई भी वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेस काउंट करने के लिए कितना पॉइंट के मतलब कितना इंटेंसिटी के कारण कितना डेप्थ के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, वर्टिकली जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, न्यूमार्क्स चार्ट का उपयोग करते हैं। तभी जानते हैं न्यूमार्क्स चार्ट होता क्या है। न्यूमार्क्स चार्ट की कुछ नहीं है, न्यूमार्क्स चार्ट है हम लोगों का 2 चीज़, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल और एक होता है रेडियल लाइन। ये दोनों चीज़ को एक साथ मिलाकर हम लोगों का क्या आता है, न्यूमार्क्स चार्ट आता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का क्या है, ऐसे करके सर्कल आता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बोला जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है क्यों, इसीलिए कि एक के साथ एक वो पूरी मतलब कनेक्टेड रहता है, तो एक के बाद एक ऐसा करके रहता है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ऐसे थोड़ा ये हो गया। तो मान लो ये मेरा कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस में, स्मॉल एम में। स्मॉल एम में कॉन्सेंट्रिक सर्कल को डिफाइन किया जाता है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ऐसे करके क्रॉस करता है, इसको बोला जाता है रेडियल लाइन। इसको बोला जाता है रेडियल लाइन, सॉरी जैसे मिडिल पॉइंट ले लो। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, रेडियल लाइन। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन में।
तो हम लोग का न्यूमैक्स चार्ट क्या है? न्यूमैक्स चार्ट है हम लोग का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड रेडियल लाइन। ठीक है, तो न्यूमैक्स चार्ट क्या है? न्यूमैक्स चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड रेडियल लाइन। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग का जो रेडियल लाइन है, रेडियल लाइन बहुत सारा हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के मतलब ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी हम लोग को जानना चाहिए, या क्वेश्चन में बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोई भी स्टैंडर्ड एनसी से न्यूमैक्स चार्ट को हम डिफाइंड कर देते हैं। मान लो तो जो हम लोग का एनसी है मेरा क्या? न्यूमैक्स चार्ट। तो इसको हम लोग एनसी बोलते हैं, एनसी। तो जो न्यूमैक्स चार्ट है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का वैल्यू कितना होता है स्टैंडर्ड के लिए, और रेडियल लाइन का वैल्यू कितना होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो कोई भी स्टैंडर्ड जब बोलेगा, स्टैंडर्ड न्यूमैक्स चार्ट का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, मतलब ऐसा करके, तो उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना रहता है न्यूमैक्स चार्ट के अंदर? वो होता है 10, और जो भी हम लोग का रेडियल लाइन होता है, रेडियल लाइन होता है 20। ये एक बार देखना, बहुत बार देखना, और इसको दिमाग में घुसा देना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक स्टैंडर्ड न्यूमैक्स चार्ट के अंदर कितना कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहता है और कितना रेडियल लाइन रहता है। जो हम ड्रॉ किए हैं ये तो स्टैंडर्ड नहीं है, समझने के लिए करेंगे, मगर जब भी कोई हम लोग न्यूमैक्स चार्ट पकड़ के कोई भी हम लोग स्ट्रेस निकालने के लिए जाएंगे ग्राउंड के अंदर, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है इसको ही पकड़ के हम लोग को वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इतना तक आशा करते हैं समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद देखो, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और जो रेडियल लाइन है, ये बहुत जगह में क्रॉस कर रहा है। तो ये यहाँ पर एक एरिया निकल के आ रहा है, यहाँ से एक एरिया निकल के आ रहा है। तो हर एक जगह में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 गो एरिया आया। तो ये जो जगह होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन जो क्रॉस करने के बाद जो हमको जगह मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया यूनिट। तो देखो, जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन एक के साथ एक कोरिलेट करता है, तो उस टाइम बहुत जगह में मेरा क्या हो रहा है? एक एरिया यूनिट निकल के आ रहा है। तो ये सब एरिया यूनिट है। समझ में आया? तो जब कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन एक साथ मीट करता है, क्रॉस करता है एक के बाद एक, तो उसके कारण बहुत सारा एरिया हमारा जो क्या बोलते हैं, एरिया यूनिट निकल के आता है। एरिया ऐसा करके एरिया निकल के आता है। तो ये एरिया को पकड़ के ही हमको कोई जगह में कितना स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोगों को करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं अभी कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग इसको और अच्छा से समझते हैं। तो समझ में आया इतना तक कि न्यूमैक्स चार्ट क्या होता है? न्यूमैक्स चार्ट क्या होता है? मेरा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन का समेशन होता है। उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो कोई एक जगह है, सॉइल का एक जगह है, यहाँ पर सॉइल का कोई एक पोर्शन है मान लिए। तो ये लैंड का कोई एक पोर्शन है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये मेरा कोई मान लो 12 सेंटीमीटर। अभी क्या किया है, यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी का लोड Q यहाँ पर हम लोग दिए हैं, या मान लो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का लोड दिए, ये यहाँ पर कुछ दिए। इस लोड के कारण Q इंटेंसिटी लोड के कारण Q इंटेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ये इंटेंसिटी का लोड हम यहाँ पर दिए हैं। उसके कारण सॉइल तो मान लो मेरा ये मेरा मान लो प्लेन है सॉइल। अभी इसके ऊपर जब हम लोग वर्टिकली लोड देंगे तो उसके कारण कुछ डेप्थ तक, मान लो ये कोई एक डेप्थ है, तो यहाँ से ये जो डेप्थ है, मान लो डेप्थ जेड मतलब नीचे डेप्थ जेड नीचे कोई एक ए पॉइंट हम लोग मान लिए, तो वहाँ पर कितना स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग जब ऐसे करके डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक कोई ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल मेरा यहाँ पर हो गया। तो इस यहाँ पर क्या किया, Q अमाउंट का हम लोग किलो न्यूटन का यहाँ पर एक लोड दिए या लोड इंटेंसिटी दिए, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण कोई एक ए पॉइंट के अंदर कितना डिस्टेंस में, जेड डिस्टेंस में हमारा कितना स्ट्रेस आएगा यही पॉइंट के अंदर, इसी को कैलकुलेट करते हैं हम लोग न्यूमैक्स चार्ट के अंदर। तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो न्यूमैक्स चार्ट क्या है, न्यूमैक्स चार्ट मान लो ये कोई एक जगह है, तो जगह के अंदर कोई मान लो ये मेरा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ऐसा करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं हम लोग। तो न्यूमैक्स चार्ट मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन का समेशन है।
तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना हो गया। तो ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं होगा, मगर स्टैंडर्ड के कारण क्या होता है, जो एम वैल्यू होता है वो 10 होता है। एम क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और एन क्या होता है, रेडियल लाइन। तो रेडियल लाइन कितना होता है, 20 होता है। तो ये दोनों को जब हम लोग दोनों को हम लोग एक साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना एरिया हमको मिलेगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हम लोग का ये दोनों को मतलब एक साथ जब मीट करता है ना, देखो ये रेडियल लाइन ये है, तो यहाँ से जब रेडियल लाइन क्रॉस करेगा तो उसी का टोटल जितना हम लोग होगा वही उतना ही हमको जो एरिया मिलेगा वहाँ से। तो स्टैंडर्ड केस में मेरा कितना एरिया मिलेगा, 10 × 20 करेंगे तो मेरा जो एरिया यूनिट होगा वो 200 होगा या नहीं होगा। तो इतना हम लोग जब हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू पकड़ के यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग खींचेंगे तो उस टाइम मेरा जो एरिया यूनिट होगा, एरिया यूनिट मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एरिया मिलेगा वो मेरा का 200 नंबर में। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली कोई एक प्लॉट के अंदर। तो प्लॉट में जितना एरिया रहेगा जब ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करेगा उतना तो एरिया हम लोग नहीं मान पाएंगे। तो मान लो मेरा प्लॉट एरिया है 10 सेंटीमीटर, उसको हम लोग 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर या ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि बड़ा स्केल को छोटा स्केल करना पड़ेगा, तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मान लो कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट के अंदर हमको ये डेप्थ के अंदर ये इंटेंसिटी के अंदर हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर जो कोई एक पॉइंट के अंदर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है उसको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, जो भी ये न्यूमार्क चार्ट का सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट क्या है मेरा ओ मान लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट को क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को जो डिस्टेंस मतलब जो यहाँ पर हम लोग क्यू अमाउंट का लोड दिए, लोड देने के कारण कोई एक पॉइंट के अंदर हमको स्ट्रेस निकालने के लिए बोला गया है। तो जो भी स्ट्रेस जो पॉइंट के अंदर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला गया है वो पॉइंट को ये सेंटर से हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो वो जो पॉइंट होगा वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस हमको पता है, तो डिस्टेंस पता है मतलब यहाँ से हमको बैठाएंगे और जेड डिस्टेंस तक, यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस है मेरा जेड, तो जेड डिस्टेंस तक हम लोग उसको खींच लिए। खींचने के बाद जो भी एरिया है, एरिया तो यहाँ से पता चल जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ये एरिया के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है, ये एरिया और ये प्लॉट एरिया पूरी सेम हो जाएगा। छोटा हो सकता है मगर क्यों हो सकता है, क्योंकि हम लोग स्केल में प्लॉटिंग करेंगे तो मेरा टोटल एरिया जितना होगा उतना तो नहीं होगा, उसको छोटा करके हम लोग कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो मेरा जो पॉइंट के अंदर हमको निकालने के लिए बोला है वो पॉइंट को हम लोग ये सेंटर में आनेंगे और जितना डिस्टेंस के अंदर है वो डिस्टेंस को स्केल में मेज़र करके यहाँ पर जो एरिया आ रहा है उसको हम लोग मान लिए ये एरिया के अंदर वो हमारा सॉयल सरफेस है, ठीक है, या ये एरिया के ऊपर वो क्यू इंटेंसिटी का लोड यहाँ पर पड़ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी न्यूमार्क चार्ट को अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रेस यहाँ पर पड़ेगा उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस हम लोग का ये होता है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जो न्यूमार्क चार्ट का जो एरिया होता है एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हम लोग क्या बोले, नंबर ऑफ एरिया यूनिट इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ रेडियल लाइन इनटू नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो मान सकते हैं नंबर ऑफ एरिया मतलब ए मान लिए। तो मेरा जो रेडियल लाइन किस में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, एन से रिप्रेजेंट करते थे। इसको गुना करेंगे किसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। तो ये जो करेंगे तो इसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, हमको एरिया यूनिट मिल जाएगा। तो एरिया यूनिट मिलने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पर स्टैंडर्ड जो हम लोग का न्यूमार्क चार्ट होता है उसके बेसिस में ये एरिया को हम लोग को प्लॉटिंग करना पड़ेगा। तो अभी मान लो जो एरिया यूनिट है, ये मान लो यहाँ पर एक रेडियल लाइन है, यहाँ पर एक रेडियल लाइन है। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो एक एरिया है, ये एरिया नंबर 1 के ऊपर ये कोइंसाइड किया है, और ये जो एरिया है ये एरिया के ऊपर कोइंसाइड किया है। तो एज्यूम करते हैं ये 1 और 2 एरिया के ऊपर ये कोइंसाइड किया है। तो कोइंसाइड करने के कारण देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया यूनिट का हमारा नंबर कितना हो जाएगा। तो एरिया यूनिट का जो नंबर है हम लोग मान लेते हैं AN को मान लेते हैं एरिया नंबर, तो यहाँ पर 2 है, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन क्रॉस करने के बाद जो एरिया मिला वो एरिया यूनिट के अंदर 2 जगह में बांट रहा है, यहाँ पर एक जगह और यहाँ पर एक जगह। तो उसीलिए हम लोग n को यहाँ पर मान लिए 2 नंबर्स है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक पॉइंट के अंदर स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, स्ट्रेस इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, लोड इंटेंसिटी इंटू n डिवाइडेड बाय m इंटू n।
तो कोई स्टैंडर्ड के लिए हम लोग निकालेंगे तो स्टैंडर्ड के लिए केस में कितना वैल्यू होगा, जब m और n का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, मान लो m का वैल्यू नहीं है तो n का भी वैल्यू नहीं है, तो उस टाइम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू पकड़ लेंगे कि m का वैल्यू कितना पकड़ेंगे, हम लोग 10 पकड़ेंगे और n का वैल्यू पकड़ेंगे 20। तो यहाँ पर 10 × 20 कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मान लो यहाँ पर हमको कोई वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको m का वैल्यू मानेंगे 10 और n का वैल्यू मानेंगे 20। तो मेरा जो स्टैंडर्ड न्यूमार्क चार्ट है उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन का वैल्यू हमको पता चल गया। इसके बाद Q अमाउंट का लोड, मतलब मान लो यहाँ पर Q क्या वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एज्यूम करते हैं, तो 10 किलो न्यूटन यहाँ पर लोड पड़ रहा है, तो इंटेंसिटी मेरा कितना है 10 किलो न्यूटन। इसके बाद हम लोग का नंबर ऑफ जो एरिया हम लोग डिफाइन किए, तो नंबर ऑफ एरिया कितना आया, नंबर ऑफ एरिया यूनिट्स कितना आया, मेरा नंबर ऑफ एरिया यूनिट्स आया, मान लो यहाँ पर 1 है या 2 है, तो 2 नंबर ऑफ यूनिट्स है, n इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पर मान लो 2 है, एज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्रॉस कर रहा है ये एक वैल्यू देगा और ये एक वैल्यू देगा, तो 2 नंबर ऑफ एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 × 2 डिवाइडेड बाई 200, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 20। तो यही मेरा क्या होगा, इतना ही मेरा स्ट्रेस जनरेट करेगा वो एरिया के ऊपर एट जेड डिस्टेंस के अंदर, कोई एक पॉइंट ए के अंदर इतना स्ट्रेस पड़ेगा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए। तो इसको हम लोग क्यों करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कि कोई भी वर्टिकल मतलब कोई भी स्ट्रेस के, कोई भी लोड इंटेंसिटी के लिए कोई भी सॉइल के अंदर इन डेप्थ कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में कितना स्ट्रेस पड़ रहा है उसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमार्क चार्ट का हेल्प लेते हैं। तो न्यूमार्क चार्ट को कैसे हम लोग एरिया यूनिट निकाले, फिर उसको क्या कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दिखा दिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ एजम्पशंस है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 2 एजम्पशंस होता है न्यूमार्क चार्ट के अंदर। एक क्या होता है, जो भी हम लोग का कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और जो रेडियल लाइन होता है, रेडियल लाइन ऐसे करके क्रॉस करता है, तो उसको वो बोला गया है कि जो ईच एरिया, मान लो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, हर एक एरिया को जो यूनिट एरिया है वो एरिया के अंदर इक्वल जो एरिया होगा, हर एक समेशन ऑफ बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एरिया यूनिट्स के अंदर सेम स्ट्रेस पड़ता है ड्यू टू लोडिंग कंडीशन ऑफ सॉयल। तो यहाँ पर कोई क्यू अमाउंट का जब लोड पड़ेगा डेप्थ ए के नीचे, हमको क्या पड़ेगा, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इसके कारण जो हम लोग न्यूमार्क चार्ट प्रेजेंट करेंगे तो इसके अंदर जो भी एरिया आएगा, जो भी हमारा एरिया यूनिट होगा उसके अंदर सेम स्ट्रेंथ पड़ना चाहिए, इक्वल सेम स्ट्रेस पड़ना चाहिए। ठीक है, सेम स्ट्रेस पड़ना चाहिए। तो हर एक एरिया के अंदर सेम स्ट्रेस पड़ेगा। और सेकंड क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट, और सेकंड क्या होगा, कोई भी न्यूमार्क चार्ट के बाहर, मतलब कि जो स्ट्रेस बियॉन्ड द न्यूमार्क चार्ट इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो भी हम लोग न्यूमार्क चार्ट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये न्यूमार्क चार्ट के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में या बहुत ज़्यादा दूर में ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक हम लोग क्या करेंगे इसको समझते हैं बारीकी से। मान लो क्या है, मेरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर इक्वलिटी हम 5 किलो न्यूटन लोड फैले, तो इसके बाद हम लोग देखें कि ए डिस्टेंस के नीचे ए डिस्टेंस कितना हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है ये लोड के कारण। तो हम लोग जब डेप्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो जब डेप्थ बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से जब डेप्थ बढ़ता हुआ जाएगा तो न्यूमार्क चार्ट का जो वैल्यू है, न्यूमार्क चार्ट का जो एरिया का क्वांटिटी है वो भी कमता हुआ जाएगा और जो वैल्यू है वो भी कमता हुआ जाएगा। देखो जब क्यों कमेगा, जितना सेंटर के आसपास रहेगा उतना ही एरिया को क्रॉस करेगा उसका जो यूनिट एरिया होगा। मान लो ये सेंटर के बीच बहुत नज़दीक है, या मतलब जो डेप्थ है ये बहुत ज़्यादा कम है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बहुत नीचे नज़दीकी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकेंगे। मगर जब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मान लो 100 सेंटीमीटर नीचे, 100 मीटर नीचे है, तो ये जो हाइट होगी इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके कारण जो भी ये रेडियल लाइन क्रॉस करेगा इसका भी एरिया बढ़ता हुआ जाएगा, तो उसके कारण जो एरिया है वो भी कमता हुआ जाएगा। तो उसके कारण जब हम लोग स्ट्रेस फार्मूला देखें तो क्या है, इंटेंसिटी इंटू नंबर ऑफ एरियाज इंटू एम करेंगे, तो एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू कम गया, जिसके कारण मेरा क्या होगा, स्ट्रेस भी
कम जाएगा। तो उसीलिए क्या बोला जाता है, जो शियर स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बियॉन्ड द न्यूमार्क चार्ट इक्वल्स टू हम लोग जीरो मानते हैं। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा डेप्थ तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम लोग स्ट्रेस को अप्रॉक्सीमेट जीरो मान लेते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही मेरा स्ट्रेस का वैल्यू कमता हुआ जाएगा। तो दो एजम्पशन से, फर्स्ट एजम्पशन क्या है, जो भी न्यूमार्क चार्ट के अंदर एरिया यूनिट होगा उसमें सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सेकेंड एजम्पशन क्या है, जो भी न्यूमार्क चार्ट से जितना भी डिस्टेंस मतलब बढ़ेगा उतना ही मेरा स्ट्रेस कमता हुआ जाएगा। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ये स्ट्रेस जीरो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और एक चीज़। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग न्यूमार्क चार्ट हम लोग का आशा करते हैं समझ में आया सभी को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बोसिनियस इक्वेशंस। तो बोसिनियस इक्वेशंस क्या होता है, बोसिन्स इक्वेशंस क्या होता है, बोसिन्स इक्वेशंस भी हम लोग का कोई एक पर्टिकुलर सॉयल ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई एक लोड इंटेंसिटी के कारण कितना वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है उसको ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट के अंदर ये पॉइंट के अंदर हमको क्या बोला गया है, स्ट्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए बी पॉइंट है। तो ये पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर पड़ रहा है, तो इससे कारण यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आएगा, हमको क्या करना है, बी पॉइंट में कोई एक स्ट्रेस रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, ये लोड इंटेंसिटी के कारण इसका पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और जो डेप्थ होगा वो डेप्थ को हम लोग मान लेंगे यहाँ से ऊपर में कोई एक डेप्थ मान लेंगे, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको मान लेंगे x। तो उसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर एक x नहीं, यहाँ पर r मान लेंगे। मान लो यहाँ पर r मान लिए, यहाँ से लोड दिए, लोड देने का कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक डिस्टेंस आया मेजर के, जिसको हम लोग नाम दिए r। तो सेम डिस्टेंस, और हम लोग क्या जानेंगे, वहाँ पर हमको हाइट भी बोल देगा कि h हाइट या कोई भी हाइट के अंदर मेरा ये है। तो मान लेंगे ये 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, कोई भी 5 हाइट हमारा नोन है। तो हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड में, वर्टिकल हाइट को, और जो वहाँ से डिस्टेंस मिल रहा है वो वहाँ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर में। तो कोई ये लोड के कारण इस पॉइंट में कितना स्ट्रेस मिलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, बोसिन्स ने इक्वेशन निकाला, जो क्या है, जो मेरा क्या है इक्वेशन है 3Q इंटू डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 5/2। तो ये मेरा क्या है, बोसिन्स का इक्वेशन है। बोसिन्स का इक्वेशन में Q क्या है, Q है लोड इंटेंसिटी मतलब कितना लोड पड़ रहा है वो। इसके बाद पाई, हम लोग पाई का वैल्यू जानते ही है। जेड क्या है, जितना डेप्थ में पूछा गया वर्टिकल डेप्थ, तो वर्टिकल डेप्थ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, और क्या मेरा अननोन है आर मतलब क्या है, जो भी डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस ऑफ सॉयल पॉइंट, मतलब जो भी इंटेंसिटी ऑफ लोड है वहाँ से कितना डिस्टेंस के ऊपर हमको बोला गया है वो पॉइंट को निकालने के। तो वहाँ से ऊपर में ग्राउंड लेवल के अंदर ही हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे कितना डिस्टेंस के अंदर है, उसी हिसाब से वो डेप्थ के नीचे भी हम लोग वो डिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे और उसको ट्राइंगुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये फार्मूला हम लोग का है बोसिन्स का फार्मूला। बोसिन्स का फार्मूला को एक बार बहुत ज़्यादा देख लेना। तो इसके बाद हमको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बोसिन्स इक्वेशन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कौन सा सॉइल के लिए यूज़ करेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बोसिन्स इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस सॉयल होना चाहिए, सॉयल पार्टिकल जो होगा वो होमोजीनियस होना चाहिए। सेकेंड क्या है, आइसोट्रॉपिक, सॉयल जो है आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। थर्ड क्या है, सॉयल का प्रॉपर्टी इलास्टिक होना चाहिए। तो जो भी सॉयल के अंदर होमोजीनियस रहेगा, आइसोट्रॉपिक रहेगा, होमोजीनियस हम जानते ही एक ही टाइप का प्रॉपर्टी होता है, आइसोट्रॉपिक हम जानते हैं। इसके बाद जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा, ये तीन को प्रॉपर्टी जो भी सॉइल के अंदर रहेगा उस कंडीशन में कोई एक वर्टिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई एक डिस्टेंस के चलते नीचे एक डायरेक्शन हमको दिया रहेगा, एच का हम लोग जानते हैं। तो वो डिस्टेंस के अंदर हम लोग वो पॉइंट के अंदर कितना स्ट्रेस आ रहा है इसको हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं
बोसिनियस इक्वेशंस। और एक वाइटल चीज़ कि कौन सा सॉयल लेयर के लिए हमारा बोसियंस इक्वेशन होता है, तो वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वो होता है स्ट्रैटिफाइड सॉयल के लिए या स्ट्रैटिफाइड लेयर, स्ट्रैटिफाइड सॉयल लेयर। ठीक है, तो जो स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या होता है, जो लेयर में सॉयल का पार्ट रहता है। मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो ये मेरा क्या है, सैंड है, इसके बाद क्या है, क्ले है, इसके बाद क्या है, फिर से कोई सिल्ट है। तो ऐसे करके कोई भी लेयर में जब सॉयल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, मतलब लेयर में एक एक के बाद एक वो प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। तो बोसिन्स ने क्या बोला, बोसिन्स ने बोला कि जो भी स्ट्रैटिफाइड सॉयल होता है उसके अंदर ही हम लोगों का जो ये कंडीशन है वो एप्लीकेबल रहता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओस्टरगार्ड। तो ओस्टरगार्ड ने क्या बोला, ओस्टरगार्ड ने बोला तो जो भी सॉयल अंदर, ओस्टरगार्ड ने फॉर्मूला क्या दिया, ओस्टरगार्ड ने फॉर्मूला दिया कि Q डिवाइडेड बाय पाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस R/Z का होल स्क्वायर होल टू द पावर, यहाँ पर क्या था 5/2 था, यहाँ पर होगा 3/2। ठीक है, तो बाकी पूरा टर्म तो हमको पता ही है कि कोई पॉइंट के अंदर कितना इंटेंसिटी के कारण जो ये डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस के अंदर कितना लोड पड़ेगा, तो वही हाइट हमको दिया रहेगा, हाइट भी दिया रहेगा। तो वहाँ से क्या करेंगे, वो पॉइंट से हम लोग एक वो पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर ये जो मान लो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के अंदर कितना हमको स्ट्रेस में पड़ेगा, तो ये इसको हम लोग ट्राइंगुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला से हमको वेस्टरगार्ड ने बोला कि ये भी निकाल पाएंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो भी सॉयल होना चाहिए उस टाइम में क्या है, उस टाइम में मेरा सॉयल क्या था, सॉयल था आइसोट्रॉपिक, मगर जो वेस्टरगार्ड के कंडीशन में है वो है एन आइसोट्रॉपिक। जो भी सॉयल है वो एन आइसोट्रॉपिक होगा। सेकेंड क्या है, इन इलास्टिक, जो भी सॉयल होगा वो इन इलास्टिक होगा। और एक चीज़ बोला कि उस जो हम लोग का बोसिनियस इक्वेशंस था, बोसिनियस इक्वेशन हम लोग क्या किए, स्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए किए थे, मगर जो मेरा वेस्टरगार्ड होता है वो होता है अनस्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए होता है, मतलब लेयर में वो सॉइल नहीं रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के कारण हमारा कोई भी लोड इंटेंसिटी के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर कोई एक डिस्टेंस और डेप्थ हमको दिया रहेगा, उसके अंदर सॉइल में कितना स्ट्रेस होता है हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए। और ये जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव बाद में इंटरव्यू के टाइम में, तो इसको बहुत अच्छा से हम लोग को कवर करना है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है इसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे बहुत जल्दी से, 20 मिनट के अंदर इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ से बारीकी से एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं सभी को समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो है तो हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो का प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको एक बार देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो को देखना और कंटिन्यूसली हमारा जो चैनल है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी उसमें जुड़े रहना। और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा करना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।